Assalamualaikum. Today's our topic of discussion of behavioral science section A is breaking bad news. Bad news क्या है? ये definition any news that adversely and seriously affects an individual views of his or own future is considered bad news. इसमें क्या आ सकता है? कोई भी किसी भी पेशेंट को आपने कोई बैड न्यूज़ देनी है, जैसे कि किसी को न्यूज़ देनी है कि उसे कैंसर है या फिर ये कि एड्स है या फिर किसी के मॉल फार्म बेबी की न्यूज़ देनी है, तो उसको हम बैड न्यूज़ बोलते हैं। इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो हैं हमारे पास बायोसाइकोसोशल मॉडल, इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल, फुल डिस्क्लोजर मॉडल, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो हमारे पास बायोसाइकोसोशल मॉडल है। बायोसाइकोसोशल मॉडल क्या है कि ये क्रिस्प एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें जो है वो वर्टिकल फ़्लो नहीं होता। वर्टिकल फ़्लो क्या होता है कि आप सारी की सारी जो हैं उस न्यूज़ से रिलेटेड बातें वो बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वर्टिकल फ़्लो जो है वो नहीं होता। इसमें जिन एस्पेक्ट पे उसका अटेंडेंट जो हैं वो नहीं पूछते, उसको जो है वो हिडन ही रखा जाता है, ठीक है। और पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर ले टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स के लिए एक निमोनिक है, वो आप लोग याद कर लें, स्पाइक स्पी का। स्पाइक स्पी का ये निमोनिक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सीटिंग एंड सेटिंग इन्वायरमेंट। सीटिंग एंड सेटिंग इन्वायरमेंट के सबसे पहले क्या आता है? एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी क्या है कि एक प्राइवेट रूम होना चाहिए जहाँ पेशेंट और जो डॉक्टर है ना वो सब्जेक्ट पे फोकस कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें कंपोनेंट के इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर के पेशेंट जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे साथ कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड हो ये न्यूज़ सुनने के लिए, या कुछ होते हैं कि वो कहते हैं नहीं सिर्फ मैं ही अपनी जो है बीमारी के बारे में कोई न्यूज़ मतलब बैड न्यूज़ सुनना चाहता हूँ। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स आपने पूछ लेना है पेशेंट्स के पेशेंट्स से कि क्या वो सपोर्ट के लिए किसी को साथ लाना चाहते हैं, ठीक है। देन सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यू भी आ जाता होता है कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान जो एंगल है ना वो कितने का होता है, तो 45 का होता है। और जो डिस्टेंस होना चाहिए जो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान वो एक आर्म लेंथ होना चाहिए। ठीक हो गया। आगे क्या है कि अटेंटिव एंड काम, बी अटेंटिव एंड काम क्या होना चाहिए कि आप पेशेंट को बैड न्यूज़ दे रहे हैं तो अगर डॉक्टर ही एंग्शियस हो जाएगा, बाद पेशेंट होते हैं जो न्यूज़ सुनने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर डॉक्टर ही एंग्शियस होगा तो फिर वो पेशेंट को कैसे जो है उसकी काउंसलिंग करेगा। तो इसमें क्या है कि आपने अटेंटिव और काम रहना है और पेशेंट से एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। लेकिन अगर पेशेंट रोना स्टार्ट कर दे तो फिर आपने अपनी जो है वो गेज़ को शिफ्ट कर लेना, क्योंकि कोई भी यानी चाह रहा होता है कि कोई रोते हुए इसको देखे, ठीक है। देन लिसनिंग मोड में क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो बात करते करते रुक गया है तो आपने उसके जो हैं वो लास्ट वर्ड्स को रिपीट कर देना है ताकि पेशेंट को ये लगे कि जो डॉक्टर है उसके साथ जो है एक उसके साथ एक है कि उसकी पूरी बात सुन रहा है। देन अवेलेबिलिटी क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अगर आपके अपॉइंटमेंट डॉक्टर की हैं तो उसको बता देना चाहिए पेशेंट को कि मेरे पास इतना ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में उसने उसकी जो हैं वो सारे के सारे उसके जो डाउट्स हैं और क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करना है। ना स्टेप 2 में क्या आता है? पेशेंट परसेप्शन। स्टेप 2 में क्या है कि आपने उसको बैड न्यूज़ देने से पहले उससे पूछ लेना है कि वो अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। और फिर इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में कितना पता है और डॉक्टर ने उसको और कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या है? इन्विटेशन। इन्विटेशन में क्या है कि डॉक्टर ने उसको इनवाइट करना है कि आप अपनी बीमारी के बारे में कि क्या जानना चाहेंगे। और फिर कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बारे में हर हर डिटेल जो है ना उनको पता हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मतलब उनको सारी डिटेल ना बताई जाए, ठीक है। तो डॉक्टर ने उससे भी पूछ लेना, आर यू काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू नो ऑल द डिटेल्स व्हाट इज़ रॉन्ग गोइंग रॉन्ग, ठीक है, ये पूछ लेना है। देन स्टेप 4 में क्या आ जाता है? अच्छा, स्टेप 4 में क्या आ जाता है? नॉलेज। नॉलेज क्या होता है कि डॉक्टर ने एक पेशेंट को बैड न्यूज़ देनी है तो क्या होगा कि वो उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करेगा। वो डायरेक्टली उसको बैड न्यूज़ नहीं दे देगा, सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना है फॉर द सिचुएशन। उसे कुछ ऐसे वर्ड्स उसको कहने हैं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। उसको वार्निंग देनी है तो वो क्या कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू। इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। देन क्या होगा
उसने डॉक्टर ने जो है वो साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनको साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स की इतनी जो है वो समझ नहीं होती। तो आपने पेशेंट जो इजीली अंडरस्टैंड लैंग्वेज कर सके उसमें आपने उसको बताना है। देन एंड पे आपने क्या कहना है कि हैव यू अंडरस्टूड, एंड क्या जितना मैं आपको समझा सकी हूँ, क्या आपको बात समझ आ गई है, ठीक है, ये पूछ लेना है आपने। एंड स्टेप 5 में क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि एम्पैथी में क्या है, आपने सिंपैथी शो नहीं करनी, एम्पैथी शो करनी है कि आपने कहना है कि आपके जो भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं मैं उनको समझ सकता हूँ, और अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मेरे भी यही जज्बात होते। देन स्टेप 6 में क्या है, समराइज़। आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा उसको सारा बता दिया, देन आपने एक दफ़ा फिर उसको होल इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट को, और फिर उससे पूछना है कि वो इसके ऊपर जो है वो कमेंट करे कि उसको किस हद तक उसकी समझ आ गई है। देन एंड स्टेप 7 क्या है, प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि आपने और पेशेंट ने जो है वो साथ साथ चलना होता है। वो आपसे हेल्प लेता रहेगा और आपने उसको मॉनिटर करते रहना है। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को अलाउ करना है कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप ओपीडी में हैं, पेशेंट आता है, आप उसको जो है वो डायग्नोस करते हैं, उसको सारा कुछ बताते हैं उसकी डिज़ीज़ से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में रोटेशन चलती रहती है, तो आप उसको बता दें कि नेक्स्ट डे आपकी ड्यूटी यहाँ पे होगी, और उसको अगर कोई अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हों तो वो आपसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारे पास हो गया बायोसाइकोसोशल मॉडल कंप्लीट। अब आगे हम अगले मॉडल्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल में क्या होता है, जो इस मॉडल में जो इंफॉर्मेशन है ना वो पेशेंट की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो उसको दी जाती है, अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट बाय द डॉक्टर। पेशेंट जो है डॉक्टर जो है जितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को चाहिए, जितनी वो अपनी डिज़ीज़ के बारे में लेना चाहता है, उतनी ही उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसका जो है वो डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये है कि ये इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है कि इसमें जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल इमोशनल रिसोर्सेज भी ड्रेन हो जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके एडवांटेज में इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट को उतनी ही दी जाती है जितनी वो चाह रहा होता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। देन फुल डिस्क्लोजर मॉडल में क्या है कि आपने जो है फुल इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग उसको बतानी है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सब कुछ पता चल जाए तो वो फ्राइटन और कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा इसका जो इसके एडवांटेजेस भी हैं, क्या एडवांटेज है कि प्रमोशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट। एक तो अगर डॉक्टर उसको फुली बता देगा तो एक तो डॉक्टर का पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या है कि फैमिली सपोर्ट उसको मिल जाएगी, ठीक हो गया। और क्या है कि उसे दूसरों की जब सपोर्ट मिलेगी तो वो बेटर जो है कोप कर सकेगा उसके साथ, ठीक है, डायग्नोसिस के साथ, क्योंकि उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी उसकी डिज़ीज़ के बारे में मिल चुकी है। इसके अलावा उसके साथ सपोर्ट होगी, फैमिली सपोर्ट भी होगी, तो वो बेटर जो है वो कोप कर सकता है अपनी जो डायग्नोसिस के साथ। देन पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल है। पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल में क्या है कि इसमें शुगर कोटिंग होती है। इसमें जो डॉक्टर है वो सही नहीं बता रहा होता पेशेंट को। क्यों नहीं बता रहा होता? टू मिनिमाइज़ द पेन, ताकि उसको कम से कम तकलीफ़ हो एंड डिस्ट्रेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और नॉन डिस्क्लोजर मॉडल में क्या होता है कि ये तो सबसे बुरा मॉडल है ना, कि इसमें डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैंने क्या पेशेंट को बताना है, क्या पेशेंट को नहीं बताना। और वो ज़रूरी ही नहीं समझता कि मैं ये चीज़ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को दूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो बायोसाइकोसोशल का मॉडल है फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज़। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है? डिसीजन मेकिंग। ये एमसीक्यू पॉइंट है कि इसका मीनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अब क्राइसिस जब भी आते हैं तो वो अपने इफ़ेक्ट्स जो हैं वो छोड़ के जाते हैं। वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो आपके पास अगर कोई भी पेशेंट आता है किसी भी क्राइसिस के बाद, वो क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ किसी भी अर्थक्वेक की सूरत में हो सकते हैं या सैलाब की सूरत में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव स्टेट्स
जो है उन लोगों में जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपने सबसे पहले क्या बीपीएस मॉडल से उसकी असेसमेंट करनी है। देन ये रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल है। इसके जो 7 स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि प्लान एंड कंडक्ट क्राइसिस एंड बायोसाइको सोशल मॉडल अपने अप्लाई करके उसकी असेसमेंट करनी है। देन क्या है कि आपने इस्टेब्लिश रेपो एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। किसी भी क्राइसिस के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं वो दूसरे किसी भी डॉक्टर पे या किसी के ऊपर भी जो है वो ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप नहीं करते। तो आपने क्या करना है कि जो उनके उनके और अपने दरमियान एक जो है वो एतमाद का रिश्ता कायम करना है। देन आइडेंटिफाई डिमेंशंस ऑफ प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देन एक्सप्लोर फीलिंग्स एंड इमोशन यूजिंग। उनके जो फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं उनको आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। वो कैसे आप कर सकते हैं कि उनकी एक्टिव लिसनिंग से, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, आप उनकी बात को ध्यान से सुनें। देन जनरेट एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। आप उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो मिलते हैं जिससे उनका नुकसान पूरा हो सकता है, उनकी पेन कम हो सकती है। जैसे कि काफ़ी एनजीओज़ होती हैं जो कि उनके उनका जो ज़्यादातर जैसे सैलाब के लिए, सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए अगर हम कहें तो बहुत सी एनजीओज़ होती हैं जो उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, ठीक है। तो यही मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए आप अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। देन फॉर्मुलेट एक्शन करना है। देन फॉलो प्लान के अब आगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि इनके जो हैं वो हालत बेहतर हो सकती है, इनकी जो इमोशनल स्टेट है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो कम हो सकती है। देन है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ इन क्राइसिस इंटरवेंशन। ये भी यूक्यू है और 7 स्टेज जो इसके स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसमें इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो ये है कि आपने खामोश रहना है। यूजिंग साइलेंस गिव्स द पर्सन टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ फीलिंग्स। आपने खामोश रहना है और पेशेंट को बोलने देना है। अगर वो बोलते बोलते रुक भी जाता है तो उसको सोचने का टाइम दें, ठीक है। सिंपली बीइंग विद द पर्सन कैन मेक देम फील सपोर्टेड। आप किसी के साथ खामोश हुए हैं लेकिन बैठे हुए हैं तो भी उनको बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। देन क्या है, यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, जैसे कि मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, हेड नोडिंग, सर हिलाना या केयरफुल फीलिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, या फिर ओहो ये कर आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करके उनके साथ आप उनकी हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। देन पैराफ्रेजिंग वही है कि आप उनके जो लास्ट वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं उनको जो है वो रिपीट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को लगे कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उनके साथ जो है वो इन टोन है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, हैव द पर्सन आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट इमोशंस। आपने जब देखना है कि वो बताते हुए आप कहीं पे उस वो खौफ़ज़दा लगा है या कहीं पे वो गुस्सा आपको लगा है कि उसकी टोन ऐसी थी, तो आपने उसको कहना है कि आप मुझे यहाँ पे ये आप यू साउंड एंग्री, ताकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आपको उसके बारे में मज़ीद बता सके। देन अलाउइंग द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। आपने क्या करना है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और रोने लग गया तो आपने उसको रोने देना है, क्यों, ताकि उसके दिल में जो भी है वो सारा वेंट हो जाए। वेंटिंग जो है वो हेल्प करती है पेशेंट को, ठीक है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आपने क्या उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, उसको अलाउ करना है। ये इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। देन हमारे पास डूज़ एंड डोंट्स आ जाते हैं इन क्राइसिस इंटरवेंशन। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है। डूज़ में क्या आ जाता है, आपने क्या कहना है कि ये एबनॉर्मल सिचुएशन में ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं, ये जैसे कि रोना या गुस्सा करना, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं इन एबनॉर्मल सिचुएशन। देन दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट यू फील दिस वे, कि ये काबिल समझ बात है कि आप इस तरह महसूस करते हैं। देन इट वाज नॉट योर फॉल्ट, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। देन आई एम सॉरी दैट दिस हैपेंड। देन आपने कहना है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आप भी बेहतर फील करेंगे, और लेकिन चीज़ें जो हैं वो वैसे ही नहीं होंगी जैसे पहले हैं, ठीक है। अब कौन से डोंट से आपने क्या नहीं कहना, इट कुड हैव बीन वर्स, के इससे भी बदतर हो सकता है। देन यू कैन ऑलवेज गेट अनदर कार, कि आपको कोई नया घर, कोई नया बच्चा दोबारा मिल सकता है, ठीक है। देन इट इज़ बेस्ट इफ़ यू जस्ट स्टे बिजी, कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप मसरूफ़ रहें। देन आई नो जस्ट हाउ यू फील, मुझे पता है कि आप
किस तरह फ़ील कर रहे हो, देन यू नीड टू गेट ऑन विद योर लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी को साथ लेके चलना है, तो ये चीज़ें आपने नहीं कहनी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। जो यूक्यू हैं ये ही बार बार जो हैं वो रिपीट होते हैं। और इसके अलावा एमसीक्यूज़ ये बुक के लास्ट पे भी दिए हुए हैं, इनको देख लेना है। और जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड बुक, उसके एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेने हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।